बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है। एक तो पहली चीज़ जो है कि हामिद मीर के जो भाई हैं आमिर मीर, उन्होंने एक बयान दिया है पख्तूनों के खिलाफ कि जो पख्तून हैं वो दहशतगर्द हैं। और दूसरी बात ये है कि जो हुकूमत की जानिब से जो बयानात आ रहे हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं हमारे एटमी असासों के ऊपर, उनके ऊपर जो है वो हमारे जो दहशत थे वो अब पहले से ज़्यादा बढ़ चुके हैं। कि हमारी जो हुकूमत है, इम्पोर्टेड जो हुकूमत है, जो अमेरिका से इम्पोर्ट करके लाई गई है, इन्होंने हमारे जो एटमी असासे हैं उनके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर देना है। ये दो चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी है, लेकिन सबसे पहली जो चीज़ है वो है जी हामिद मीर के जो भाई हैं आमिर मीर, उनका जो बयान आया है, ये बयान आप उनका सुन लें कि उन्होंने क्या कहा है पख्तूनों के बारे में। उसके बाद इस पे मैं आगे बात करता हूँ। यहाँ पर इंफॉर्मेशन ऐसी भी है कि इन लोगों के अलावा केपी से भी लोग हैं और दे आर मिलिटेंट्स। एक बंदे का नाम भी हमारे पास आया जो कि तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदी से जिसका ताल्लुक है, मौलाना सूफ़ी मोहम्मद मरहूम का वो राइट हैंड मैन था। 8 साल कैद काट के आया। ये छोटा सा आपने क्लिप आपने सुन लिया है हामिद मीर के जो भाई हैं आमिर मीर। ये आपको मैं हामिद मीर जो है वो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हामिद मीर जो है एक सहाफ़ी हैं, और एक ऐसे सहाफ़ी हैं उन्होंने कभी भी वो मौका हाथ से जाने नहीं दिया जिसमें पाकिस्तान का नुकसान करवाना हो, जिसमें बैरूनी साजिशी जो हैं उनका साथ देना हो, जिसमें उन्होंने दुश्मन का साथ देना हो, जिसमें उन्होंने दुश्मन के बयानिए का साथ देना हो। हमेशा से इन्होंने हर वो काम किया है जिसमें पाकिस्तान का नुकसान हो। और आज इनके भाई, ये इनका बताने का मकसद ये है कि इन्हीं के भाई जो हैं वो आज जो है वो हमें जो है वो दहशतगर्द कह रहे हैं। हम जो हैं, जो पख्तून जो हैं, हम दहशतगर्द हैं जिन्होंने पाकिस्तान के हर जो सूबा है, पाकिस्तान के तमाम बॉर्डर जो हैं वो दुश्मन से महफूज बना के रखे हुए हैं। पाकिस्तान पे जब भी मुश्किल वक्त आया है, आप तारीख उठा के देख लें, जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त आया है, जब भी इंडिया ने पाकिस्तान को धमकियां दी हैं, जब भी इंडिया ने कोई प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की है, जब भी इंडिया ने कोई पाकिस्तान पे हमले के बयानात दिए हैं, उसका जवाब दिया है पख्तूनों ने। पख्तून कौम ने हमेशा से, चाहे वो बलूचिस्तान से दें, चाहे वो कश्मीर से दें, चाहे वो केपी से दें, चाहे वो सिंध से दें, जहां से भी ऐसा कोई बयान आएगा दुश्मन के प्रोपेगेंडे के खिलाफ, तो वो जो शख्स होगा वो पख्तून होगा। आप पूरे पाकिस्तान में घूमें, आप पाकिस्तान के हर बॉर्डर के ऊपर जाएं, आपको बॉर्डर्स के ऊपर पख्तून नजर आएंगे। पख्तून वो लोग हैं, पख्तून वो कौम है जिन्होंने पूरे पाकिस्तान को संभाल के रखा हुआ है। तमाम जो बॉर्डर जो एरिया हैं उन सब में पख्तून हैं। यही वजह है कि दुश्मन जो है वो आपकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। कश्मीर को आप ले लें, कश्मीर किसने आजाद करवा के आपको दिया है? पख्तूनों ने। पख्तूनों का बहुत बड़ा जो है वो किरदार है वहां पे, आप उसको भूल गए हैं। इसके अलावा पिछले इमरान खान के दौरे हुकूमत में जब इंडिया ने पाकिस्तान को जंग की धमकियां दी थी, तो पूरे पाकिस्तान में जो भी इंडिया को जो है वो जवाब दे रहे थे वो सारे पख्तून थे। पख्तून ये कह रहे थे कि अफवाज पाकिस्तान हमें हुक्म दे, अफवाज पाकिस्तान बैक पे हो जाए, हम इंडिया का मुकाबला करेंगे। हमें ना पैसा चाहिए, ना हथियार चाहिए, कोई चीज़ हमें नहीं चाहिए। हम इंडिया का मुकाबला करेंगे, हम पाकिस्तान को इंडिया से महफूज बनाएंगे। हम इंडिया को पाकिस्तान पे जो उन्होंने हमले की जो धमकी दी है, हम इसका उन्हें सबक सिखाएंगे। पख्तून वो लोग हैं जो पाकिस्तान के मुहाफिज हैं। आप उनसे ज्यादा मुहब्बी वतन बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी तारीख उठा के देख लें, वो सारी की सारी जो है वो गद्दारी के ऊपर जो है वो मबनी है। आपकी बाई को हम देख लें, उनकी तारीख देख लें, भी उन्हें मौका मिला है पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने हर वो काम किया है जिसमें पाकिस्तान की बदनामी हो, जिसमें पाकिस्तान को नुकसान हो, जिसमें दुश्मन का जो बयानिया है वो महफूज हो। हर वो काम हामिद मीर ने किया है, आपके भाई ने। और आज जो है वो आप हमें ये कह रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं। हमारे ये जो पड़ोस है इसमें जो है वो पीएमए का कूल है, ये तमाम जो फोर्सेस है जो भी यहाँ से आगे जाते हैं, जो भी आर्मी चीफ बनता है वो पहले यहाँ पे आता है। आप उनसे पूछ लें कि अगर हम गद्दार हैं तो फिर मुहब्बी वतन कौन है? उनसे आप पूछ लें, जो भी आपके जानने पहचानने वाले हैं उनसे आप पूछ लें। ये हमारे पड़ोस में जो है वो पीएमए का कूल है, इनके साथ जो है वो हमारा बहुत गहरा ताल्लुक है। जहाँ पे ये एक्सरसाइज करते हैं वहां पे हमारा जो है खुलेआम आना जाना है, हमें कभी किसी ने नहीं रोका, ना ही हम पे कभी किसी ने ऐसे इल्जामात लगाए हैं। जिस तरह से आप ही जो गद्दार जो आज आके बैठ के हैं, जो कि एक अबूरी हुकूमत है, जिनका काम कुछ और है, ये कर कुछ और रहे हैं, और ये हमें ये कह रहे हैं कि हम दहशतगर्द हैं। ये इन्होंने बहुत गलत काम किया है।
इस पे इन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। रियासत को ये चीज़ें देखनी चाहिए कि ये जो लोग हैं, जो कि अबूरी हुकूमत है, जिनका काम कुछ और है, ये पाकिस्तान की अवाम में नफ़रतें फैला रहे हैं। ये अवाम और अदारों के दरमियान जो नफ़रतें फैला रहे हैं, जो पहले से फासले बढ़े हुए हैं, और ये नफ़रतें इस तरह बढ़ा रहे हैं जिसका नुकसान हमारी रियासत को होगा, जिसका नुकसान जो है वो हमारे मुल्क को होगा। इंडिया क्या चाहता है? इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, इसकी और अफवाज पाकिस्तान के दरमियान जो है ये जो फासले बढ़े हुए हैं, ये नफरतों में तब्दील हो जाए। ये वही काम कर रहे हैं जो इंडिया चाहता है। ये हमें जो है वो दहशतगर्द कह रहा है, ये हमारे ऊपर बगावत की जो है वो मुकदमे बना रहे हैं, लेकिन ये अपने गिरबान में नहीं झांक रहे। लेकिन ये अपने गिरबानों में नहीं झांक रहे। इनका खानदान क्या है, इनका बाप क्या है, इनका भाई क्या है, सब कुछ इन्हें मालूम है। लेकिन ये कर इसलिए रहे हैं ताकि अवाम और अदारों के दरमियान नफरतें बढ़ें, ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर करके उन्हें जो है वो कलहदम कर दिया जाए। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना दीवार से लगाना है आप लगा लें, लेकिन ये जो आप जो है वो कर रहे हैं कि ये बागी हो गए हैं, ये दहशतगर्द हो रहे हैं, इस वजह से इनको कलहदम कर दिया जाए, ये जो चीज़ें हैं इससे नफरतें जो है वो मजीद बढ़ेंगी, इससे रियासत को खतरा होगा। वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तान की जो इस वक्त सबसे जो बड़ी जमात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद सियासी जमात है जिसने पूरे पाकिस्तान को एक जगह के ऊपर जो है कौम बना के रखा हुआ है। इमरान खान वाहिद पाकिस्तान की लीडर हैं जिन्होंने पंजाबी, बलोची, सराइकी, कश्मीरी और पख्तून जो हैं वो सबको एक कौम बना दिया है। उन्होंने कभी पंजाबी कार्ड खेलने की कोशिश नहीं की, ना ही उन्होंने कभी पख्तून कार्ड खेलने की कोशिश की है, कभी उन्होंने बलोच कार्ड खेलने की कोशिश नहीं की, ना ही कभी उन्होंने सिंध कार्ड खेलने की कोशिश की है। उन्होंने हमेशा बात की है मेरे पाकिस्तानियों। आप उनका कोई बयान उठा के आप देख लें, कोई उनकी तकरीर आप उठा के देख लें, कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप उठा के देख लें, आपको उसमें एक चीज नजर आएगी कि मेरे पाकिस्तानियों मेरी बात सुनो, मेरे पाकिस्तानियों ये करना है, मेरे पाकिस्तानियों ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है। जो भी वो बात कहेंगे उसमें ये कहेंगे कि मेरे पाकिस्तानियों, चाहे वो केपी में जो है वो जलसा जुलूस कर रहे हो, तकरीर कर रहे हों, चाहे वो पंजाब में जलसा जुलूस कर रहे हो, तकरीर कर रहे हों, चाहे वो सिंध में जाके जलसा जुलूस करें, तकरीर करें, चाहे वो केपी में किसी भी जगह पे जाके वो जब भी तकरीर करते हैं, जब भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठते हैं, जब वो हुकूमत में थे, जब वो हुकूमत से बाहर थे, तो हर जगह पे उन्होंने सिर्फ एक चीज कही है कि मेरे पाकिस्तानियों। वो जो शख्स है जो पाकिस्तान को एक कौम बना रहा है, उसके हिफाजत के लिए जो लोग आ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि वो सारे के सारे जो है वो दहशतगर्द हैं। अगर वो दहशतगर्द हैं तो फिर आप कौन से मुहैब वतन हैं? आप अपने बाप दादा की तारीख उठा के देख लें, आप है कहाँ, आप कहाँ से आए हैं, आपकी काम क्या है। हामिद मीर को आप उठा के देख लें, आपके जो भाई हैं आज भी आपके साथ है। वो जिस तरह से जब भी उन्हें मौका मिला है पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने का, पाकिस्तान के खिलाफ जो है कोई भी कुछ काम करने का, उन्होंने वो मौका हाथ से जाया होने नहीं दिया। उसको आप देख लें। हम गद्दार है तो वो मुहिब वतन है क्या? इस तरह से अवाम को या किसी भी शख्स को आप जो है वो गद्दार कहेंगे तो फिर वो रियासत के लिए वो चीज़ जो है वो खतरा है। कोई भी गद्दार नहीं है। आपके जो है वो इख्तलाफात हो सकते हैं, आपके नजरिया जो है वो आपका अलग अलग हो सकता है, उससे में कोई ऐसी चीज कह सकते हैं, लेकिन आप गद्दार नहीं कह सकते किसी को भी। पाकिस्तान के जो तमाम शहरी हैं वो सारे के सारे मुहिब वतन हैं। कोई जो है वो कहाँ पे किस तरह से बोलता है, कोई कहाँ पे किस तरह से इस्तेमाल होता है, कोई कहाँ पे क्या करता है, वो सारी चीजें बात की हैं। सब मुहिब वतन हैं। तमाम पाकिस्तान के शहरी चाहे वो जहां पर भी हैं, वो सारे मुहिब वतन, वो सारे के सारे जो हैं वो मुहब्बी वतन पाकिस्तानी हैं। आप उनको गद्दार नहीं कह सकते। तो इस पे आमिर मीर को जो है वो माफी मांगनी चाहिए, उनसे उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि ये जो उनसे गलती हुई है ये सरजद हुई है। इस पे उन्हें माफी मांगनी चाहिए ताकि जो पाकिस्तान के जो लोग हैं, इख्तलाफात आपके जितने भी हैं बेशक हों, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ हैं, बेशक आप उनके खिलाफ हों, आप हमारे खिलाफ भी हैं तो बेशक आप हमारे खिलाफ भी हों, लेकिन इस तरह से टीवी पे बैठ के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप सबको ये कह रहे हैं कि केपी से दहशतगर्द आए हुए हैं, यानी कि हम जो है वो दहशतगर्द हैं, तो ये चीज़ हमें अच्छी नहीं लगी। ये चीज़ हमारे दिल के ऊपर लगी है। हमें इस चीज़ का दुख हुआ है कि आपने हमें जो है वो दहशतगर्द कहा है। आपको इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए और मुझे यकीन है कि आप जो हैं इस पे माफ़ी मांगेंगे। खैर दूसरी चीज़ ये है कि हुकूमत की जानिब से बयानात आ रहे हैं कि आईएमएफ जो है वो हमारी एटमी जो असासे हैं उनके ऊपर हमें जो है वो कंप्रोमाइज़ करने का कह रहा है। पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी उसमें ये चीज़ मैंने बताई भी थी
कि आईएमएफ आपसे क्या क्या डिमांड कर सकता है। ये छोटा सा क्लिप आप सुन लें कि पिछली वीडियो में मैंने क्या कहा था। जब अमेरिका से आप मिन्नतें करेंगे, वो आपको कर्ज दिलवाएगा, तो क्या अमेरिका मुफ्त में आपकी मदद करेगा? बल्कि अमेरिका आपसे कुछ ना कुछ गारंटी लेगा। अमेरिका जो है वो आपसे बदले में कुछ ना कुछ चीजें जरूर लेगा, और हो सकता है अमेरिका जो है वो हमारी जो अमन जो है पाकिस्तान का, जो पाकिस्तान की सलामती है, उसके ऊपर आपसे समझौता करवा ले। आपको अपने एटमी असासों के ऊपर समझौता करना पड़ जाए। अमेरिका कोई भी काम मुफ्त में नहीं करता, ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लें। ये क्लिप आपने सुन लिया है कि ये चीज मैंने कही थी कि आईएमएफ जब आपको कर्ज ले देगा या अमेरिका की मदद से, जिस तरह से आपने अभी जो है वो अमेरिका से कहा था कि आपने अमेरिका से सिफारिश करवाने की कोशिश की कि आप आईएमएफ से कहें कि हमें कर्ज दे दे। आपको ये चीज साथ मैंने बताई थी कि अगर अमेरिका की कहने पे आईएमएफ आपको कर्ज दे भी देता है, जब आपसे वो पैसे खत्म हो जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? आपकी आमदनी तो बढ़ नहीं रही, आपकी एक्सपोर्ट तो बढ़ नहीं रही, आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो तो कम होते जा रहे हैं, आपकी जो टैक्स है वो भी वसूलियाँ आपकी कम हो गई हैं। किसी भी तरह से पाकिस्तान की जो आमदनी है कहीं से भी नहीं बढ़ रही। तो वो जो कर्ज जब खत्म हो जाएगा, जो आईएमएफ आपको कर्ज देगा, उस खत्म हो जाने के बाद फिर आप क्या करेंगे? आप दोबारा से आईएमएफ के पास जाएंगे, आईएमएफ फिर से आपको शराइत बताएगा। हमेशा ये नहीं होगा कि आईएमएफ आपको कहेगा कि अवाम के ऊपर टैक्स लगा दें। एक हद पे जाके आईएमएफ आपसे ये कहेगा कि आप अपने एटमी असासों पे कंप्रोमाइज कर दें। तो आपके मुताबिक आईएमएफ ने आपसे ये डिमांड कर भी ली है, तो आपने अब क्या करना है? आपके पास कोई मुआशी प्लान नहीं है। 1 साल हो गए आपकी हुकूमत को आए हुए, आपने कोई मुआशी प्लान दिया है इस कौम को? आपने किस तरह से पाकिस्तान के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है? वो जो कर्ज जब आपको मिल जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? रेमिटेंस आपकी कम हो गई है, एक्सपोर्ट आपकी कम हो गई है, डॉलर की जो कीमत है वो बढ़ती चली जा रही है, बैरूनी जो सरमायाकारी है वो पाकिस्तान में आ नहीं रही, जो इन्वेस्टर हैं उनको आप माहौल दे नहीं रहे कि वो यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करें। आपकी सारी की सारी जो तवज्जो है वो मईशत पे होनी चाहिए, पाकिस्तान की आमदनी बढ़ाने के ऊपर होनी चाहिए, पाकिस्तान में जो है वो इन्वेस्टमेंट लेके आने के ऊपर होनी चाहिए। जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो जो दिन रात चल रही थी, हमारे पास काम करने के लिए वर्कर नहीं थे, इंडिया और बांग्लादेश से हम बहुत आगे निकल चुके थे, वो सारी की सारी ठप हो गई है, वो सारी की सारी बंद हो गई है। उसके ऊपर आपकी तवज्जो नहीं है, आपकी तवज्जो सारी की सारी इमरान खान को जेर करने के ऊपर है। तो जब आईएमएफ आपको कर्ज दे देगा, अब इस वक्त जब आप ये कह रहे हैं कि वो आपसे एटमी 700 पे कंप्रोमाइज करने का कह रहे हैं, अगर वो एटमी 700 पे कंप्रोमाइज करने का ना भी बोलें, वो आपको कर्ज दे भी दें, उसके बाद आप कैसे चलेंगे? आप वो कर्ज जब आप खत्म हो जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? इसीलिए आपके ऊपर जो है वो ना तो अवाम का आपके ऊपर भरोसा है, अवाम जो है वो आपकी हुकूमत को तस्लीम करते हैं, ना ही किसी जो है वो बड़े इन्वेस्टर को भरोसा है, किसी को भी आपके ऊपर भरोसा नहीं है। आप किस तरह से आगे चल सकते हैं? आप किस तरह से पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त जो है वो सिमत पे लेके आ सकते हैं? आपके पास तो कोई प्लान है नहीं। जब अमेरिका ने आपकी सिफारिश करवाई है, उसके बदले आईएमएफ ने आपसे डिमांड भी कर ली है, फिर आपके पास क्या रास्ता है? क्या आप पाकिस्तान के जो एटमी सासे हैं उनको आप गिरवी रखवा देंगे? क्या पाकिस्तान की अवाम के साथ धोखा हो रहा है? क्या पाकिस्तान का सौदा हो चुका है? क्या 22 करोड़ अवाम के अमन का आपने सौदा कर दिया है? ये सवालात पैदा होते हैं, और ये सवालात इसलिए पैदा होते हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट में यहाँ पे आके उन्होंने ये जो फैसला किया है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, जो हो जाता है हो जाए, तो इसका उन्हें जो है वो कुछ ना कुछ नतीजा तो जो है वो भुगतना पड़ेगा। अब ये नतीजा आ गया है कि आईएमएफ आपसे एटमी 700 पे कंप्रोमाइज करने का कह रहा है। यहाँ पे आप फंस चुके हैं। आप अगर एटमी 700 पे कंप्रोमाइज करते हैं तो फिर आपकी अमन सलामती को खतरा है। वो जो इंडिया रोज बैठ के आपको धमकियां देता है कि हम जो है वो आज आपको मार देंगे, कल आपको मार देंगे, हम कश्मीर पे हमला कर देंगे, हम लाहौर पे हमला कर देंगे, वो फिर हमला कर देगा, आप क्या करेंगे? आपके पास तो कुछ भी नहीं है। आप अपने एटमी 700 पे जब कंप्रोमाइज कर लेंगे, फिर आपकी अमन और सलामती को खतरा होगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते। उससे पहले बेहतर ये है कि आईएमएफ के पास जाने से बेहतर ये है कि आप जो है वो इलेक्शन का ऐलान कर दें, इलेक्शन का ऐलान करें, नई हुकूमत आए, पाकिस्तान के जो भी हालात हों, हम इन हालात से निकल आएंगे। अगर अवाम को हुकूमत के ऊपर भरोसा होगा, सियासी अदम इस्तेकाम खत्म होगा, बैरूनी इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर आएगा, हमारी जो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो चलेगी, हमारे मुल्क के अंदर जो कारोबार का जो बिजनेस का जो माहौल है वो बेहतर होगा, उसके बाद हम ये मुश्किल हालात से निकल जाएंगे।
اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ختم کیا جائے. جب سیاسی عدم استحکام ختم ہوگا پھر معاشی عدم استحکام جو بنا ہوا ہے وہ بھی ختم ہوگا. ہر طرح سے استحکام آئے گا, اس کے بعد پاکستان کا مستقبل محفوظ ہو سکتا ہے. اس کے بعد آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں وہ تھوڑی نرم ہو سکتی ہیں. اس کے بعد ہو سکتا ہے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس بھی نہ جانا پڑے. مشکل فیصلے ہوں گے, پاکستان کے عوام کے لیے ہوں گے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی عوام کے مفاد میں فیصلے کرے. کیونکہ یہ جو ہمارے سامنے کچھ فیصلے آئے ہیں ایک سال سے, یہ ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی عوام کے مفاد میں نہیں تھے, یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں تھے, بلکہ یہ ذاتی انا کی جنگ تھی, یہ ذاتی مفادات تھے. اور ذاتی مفادات کی وجہ سے کیا سیاستدان اور تمام جو کردار ہیں ان کا میں اب نام لوں تو پھر جو ہمارے اوپر بھی جو ہے وہ الزامات لگا دیتے ہیں کہ ہم سب اس چیز کے قصوروار ہیں. آپ قصوروار ہیں, آپ نے یہ فیصلہ غلط کیا ہے, آپ اپنے اس فیصلے کو درست کریں, سیاسی عدم استحکام کو آپ ختم کریں تاکہ معاشی جو ہمارے حالات ہیں وہ بہتر ہو سکیں. آئی ایم ایف جو ڈیمانڈ کر رہا ہے, آج یہ آپ کو قرض دے بھی دے گا تو پھر کل دوبارہ جب آپ اس کے پاس جائیں گے تو پھر آپ سے دوبارہ سے یہ جو ہے وہ اسی طرح سے آپ کے اوپر شرائط لگائے گا. آپ اب قرض لے لیں گے, جب 1 سال بعد کر دیں, 2 سال بعد کر دیں, 6 مہینوں بعد کر دیں, جب بھی الیکشن ہوں گے, ہونے تو ضرور ہیں, جب بھی الیکشن ہوں گے, جو بھی نئی حکومت آئے گی, چاہے نون لیگ کا آئے, چاہے پیپل پارٹی آئے, چاہے عمران خان کی حکومت آئے, آپ آئی ایم ایف کے بنا نہیں چل سکتے. آپ کو آئی ایم ایف کے پاس دوبارہ سے جانا پڑے گا, اور جب آپ دوبارہ سے آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے, اس سے آئی ایم ایف جو ہے وہ شرائط رکھے گا, اور اسی طرح مشکل شرائط رکھے گا, مشکل آپ کو فیصلے کرنے کا کہے گا, جس میں دوبارہ سے وہ آپ سے یہ کہہ سکتے ہیں آپ جو ہے وہ اپنے ایٹمی اثاثوں کے اوپر کمپرومائز کریں. تو اگر ان تمام مشکلات سے پاکستان کو اپنے نکالنا ہے, اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ انتخابات کا اعلان کریں اور ایک ایسی حکومت کو آپ اقتدار میں آنے دیں جو عوام کے ووٹ سے سلیکٹ ہو. اس طرح سے چور دروازے سے نہ آئی ہو جس طرح سے شہباز شریف آ کے جو ہے وہ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں امریکہ کی سازش کے ساتھ. تو ایسی حکومتیں آئیں گی جن کے اوپر عوام کا بھروسہ نہیں ہوگا تو پھر حالات ایسے ہی مشکل ہوں گے. اور اسی طرح آئی ایم ایف جو ہے وہ آپ سے ایسی ہی ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ کو اپنے ایٹمی اثاثوں پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا. اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے, اگر آپ نے اس ملک کی سلامتی کو بچانا ہے, اگر آپ نے اپنے ایٹمی اثاثوں کو بچانا ہے, پھر اپنی انا کی جنگ سے آپ کو نکلنا پڑے گا, ذاتی مفادات سے آپ کو نکلنا پڑے گا, اور پاکستان کے لیے فیصلہ کرنا پڑے گا. اور سب سے پہلا اور سب سے ضروری جو فیصلہ ہے پاکستان کے لیے وہ صرف اور صرف انتخابات ہیں. وجہ سے سیاسی عدم استحکام جو بنا ہوا ہے یہ ختم ہوگا. اس کے بعد جو بھی حکومت آئے گی وہ اپنے 5 سال پورے کرے گی, وہ اپنا معاشی پلان لے کے آئے گی, اس کے مطابق جو آئی ایم ایف ہے وہ بھی آپ سے جو شرائط ہے اس میں نرمی کر سکتا ہے. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی تھا, انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملتے ہیں. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.